नमस्ते प्रेशियस वंस, आप सभी का आपके अपने चैनल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत है। आज का टॉपिक इंडियाज़ नेबरहुड है। ऐसे की तरह हम कवर करेंगे ताकि कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में या फिर कहीं ऐसे टॉपिक में आपको ये कुछ पॉइंट्स यूज़फुल रहे और आपको रिवीजन में भी इजी हो। तो शुरू करते हैं। इंडियाज़ नेबरहुड. India's neighborhood comprises the South Asian region and the Indian Ocean region. India's neighborhood मतलब कौन सा रीजन आता है? साउथ एशियन रीजन. यहाँ पे साउथ एशियन रीजन और इंडियन ओशन रीजन जो भी कवर होता है वो सब इंडिया के नेबरहुड में आता है. ओके. पर recent developments such as the boundary issues with China, border disputes with Nepal will have a long-term impact on India's foreign policy. चाइना के साथ बाउंड्री इश्यूज, नेपाल के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इसकी वजह से इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है. ओके. फिर एवोल्यूशन क्या क्या हुआ फॉरेन पॉलिसी में. इंडिया के नेबरहुड में जो भी फॉरेन पॉलिसी के एवोल्यूशन में क्या क्या हुआ वो हम देखते हैं. कॉलोनियल टाइम में क्या क्या हुआ था फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड. This phase centered ideas and slogans around anti-colonialism, anti-imperialism and anti-racism. इस फेज में जो भी आइडियाज़ या फिर स्लोगन्स थे वो सिर्फ और सिर्फ कोलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म और रेसिज्म पे फोकस्ड थे. इसके खिलाफ फोकस्ड थे. एंटी कोलोनियलिज्म, एंटी इम्पीरियलिज्म और एंटी रेसिज्म. कब? कॉलोनियल टाइम्स में हमारा फॉरेन पॉलिसी ये हुआ करता था तब. फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने सपोर्ट किया था. इंडिया सपोर्टेड द डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट्स इन म्यांमार दैट वाज अंडर ब्रिटिश एंड ऑल्सो श्रीलंका. ओके. इंडिया ने डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था. कहाँ पे? म्यांमार और श्रीलंका में, जो कि ब्रिटिश के अंडर था. ओके. और पोस्ट इंडिपेंडेंस में फॉरेन पॉलिसी का क्या हुआ हमारा देखते हैं. इंडिया वॉज डोमिनेंट पावर इन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द 1950s एंड ओके. अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट मतलब एक तरह का एग्रीमेंट. वो दो कंट्रीज़ के बीच में हो सकता है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बीच में हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में हो सकता है, लोगों के बीच में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो साथ में काम करना चाहते हो, जिनके शेयर्ड इंटरेस्ट्स हो और कुछ शेयर्ड एम्स हो, कॉमन एम्स, तो उनको अलाइनमेंट बोलते हैं. नॉन अलाइनमेंट मतलब किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं, ऐसा. तो इंडिया डोमिनेंट पावर था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के टाइम पे 1950s में. ओके. एंड major focus has been on bilateralism towards its immediate neighborhood. जो भी थे उसके आजू बाजू के नेबर्स, उसके साथ बायलैटरलिज्म पे फोकस था इंडिया का, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का. बायलैटरलिज्म मतलब एक तरह का कंडक्ट होता है ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशंस का बिटवीन टू सॉवरेन स्टेट्स. ओके. तो हाँ, दिस वॉज ड्यू टू द कोल्ड वॉर रिलेटेड डायनामिक्स इन द रीजन एंड द फॉरेन पॉलिसी फोकस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग. ये किसकी वजह से हो रहा था? कोल्ड वॉर की वजह से जो भी उथल फुथल हो गया था, मतलब सब कुछ बिगड़ गया था, और जो फॉरेन पॉलिसी सिर्फ बैलेंसिंग के ऊपर फोकस थी. ओके. मतलब हर एक नेबरहुड में, हर एक नेबर से हमें बैलेंस्ड रिलेशन मेंटेन करना, ये हमारा फोकस था तब. फॉर एग्जाम्पल इंडियाज रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज इन द नेबरहुड आर डिफाइंड ऑन द कंट्रीज अलाइनमेंट. ओके. तब इंडिया का रिलेशन उसके नेबरहुड कंट्री के साथ किस पे डिपेंड करता था? उस कंट्री के अलाइनमेंट पे.
अलाइनमेंट मतलब वही, अलाइनमेंट मतलब एग्रीमेंट, जो कंट्री का, जिस कंट्री का उसके इंटरेस्ट, एम्स और डिप्लोमेटिक पॉलिसीज जो भी है ये कैसी थी, वो डिपेंड करता था इंडिया के रिलेशंस के साथ उसके। ओके, समझा? अभी फॉर एग्जांपल हम, हमारे साथ कोई नेबर है, तो हम उनके साथ कैसे बिहेव करेंगे, हम उनसे क्लोज रहेंगे या नहीं, हम उनसे बात करेंगे या नहीं, हम उनसे कोई रिश्ता रखेंगे या नहीं, ये किस पर डिपेंड करता है? उनकी सोच पे, उनके इंटरेस्ट पे, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे, उनका कल्चर क्या है, वो कैसे सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो सब पे अगर हमारा इंटरेस्ट, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारा जो भी है सोच, वो सब अगर मैच होता है तो हम उनके साथ रिश्ता रखेंगे ना, तो हम उनके साथ क्लोज होंगे, नहीं तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। वैसे ही कंट्रीज के अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं हम। ओके, नेक्स्ट, पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे थी? ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया फोकस्ड ऑन इट्स रिलेशंस विद द वेस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज और रीजनलिज्म एट्सेट्रा। वेस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज पे और रीजनलिज्म पे, मतलब हमारा रीजन भी स्ट्रांग होना चाहिए और वेस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। ये हमारा पोस्ट कोल्ड वॉर फॉरेन पॉलिसी था। India's foreign policy was based on the premise of building better ties with the neighborhood in the form of increase in trade, confidence building measures, border agreements, etc. इंडिया का फॉरेन पॉलिसी मेजर किस पे डिपेंडेंट था कि नेबरहुड में, नेबरहुड के साथ हमें सिर्फ ट्रेड इंक्रीज करना है और उनके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करना है और बॉर्डर एग्रीमेंट्स पे फोकस करना है। ये फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद इंडिया की। India also followed the Gujarat Doctrine of 1996 that centralized on the objective of undertaking non-reciprocal initiative towards, okay, first thing, गुजराल डॉक्ट्रिन क्या था? गुजराल डॉक्ट्रिन एक फॉरेन पॉलिसी थी जो फॉर्मुलेट किसने किया था? फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर आई.के. गुजराल जी ने इन 1997। ओके, बेसिकली गुजराल डॉक्ट्रिन बेस्ड था म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन इंटरफेरेंस और कॉपरेशन पे। इसका प्रिंसिपल यही था, क्या था? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन इंटरफेरेंस और कॉपरेशन पे। और इसका सिर्फ एक एम था कि ट्रस्ट बिल्ड करना है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है इंडिया और उसके नेबर्स में। ओके, ये था गुजराल डॉक्ट्रिन। ओके, तो हमने वो फॉलो किया था ऑब्जेक्टिव उसका, इनिशिएटिव टुवर्ड्स इट्स साउथ एशियन रीजन्स। ओके, गुजराल डॉक्ट्रिन की पॉलिसी यूज करके हमने साउथ एशियन रीजन्स के साथ जो हमारे रिलेशंस थे वो मेंटेन करने की कोशिश की थी। करंट फेज क्या था? भी मतलब नॉट सो मच करंट, 1-2 साल की बात कर रहे हैं हम। 1-2 साल में क्या क्या करंट फेज था हमारा? तो violent borders skirmishes with China affected political and also the economic and business relations in the form of ban of apps, scrutiny of investments, etc. जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स चले हमारे चाइना के साथ, उसके वजह से हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और बिजनेस रिलेशंस भी खराब हो गए। कैसे खराब हो गए? बैन ऑफ एप्स के वजह से, एप्स को बैन किया, फिर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी सब कुछ, तो इसकी वजह से हालात बिगड़ गए। और trade conflict between the US and China and the aftermath recovery of the economy of countries after COVID-19 majorly impacted India's neighborhood and its policies. US और चाइना के बीच ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स और जो कोविड-19 के बाद इकोनॉमी को रिकवरी करनी पड़ी, उसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट हुआ, उसके वजह से, ये सब के वजह से भी इंडिया और उसके नेबरहुड में जो भी पॉलिसीज और रिलेशंस वो भी इम्पैक्ट हुए, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इन द सेंस हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं इसे थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो इंडिया शुड प्रमोट अ पैन वेक्टर फॉरेन पॉलिसी बाय डाइवर्सिफाइंग द अटेंशन ऑन मेनी पावर्स लाइक रशिया,
European Union, Africa, etc., and not restricting it to the USA. इंडिया को पैन वेक्टर फॉरेन पॉलिसी मतलब वास्ट वास्ट विजन देखना है, उसको फार विजन देखना है, सिर्फ एक ही पे फोकस नहीं करना है। बाकी जो भी मेजर पावर्स हैं, रशिया, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका, ये सब भी है, हमें उस पर भी फोकस करना है, ना कि सिर्फ एक पे ही रिस्ट्रिक्टेड रखना है अपना फोकस, जैसे कि यूएसए। ओके, होता है ना कि अगर हम एक ही बेस्ट फ्रेंड को लेके चल रहे हैं और पूरा भरोसा, पूरा टाइम, अपना इमोशन, सब कुछ एक ही पे डाल दिया है, और वो अगर वो फिर अपना असली रंग दिखाया कभी, तो फिर तो हम तो ख़त्म ही हो जाएंगे ना। तो इससे अच्छा हम बैकअप रखेंगे, हम सबके साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करेंगे ताकि हम एक पे पूरी तरह डिपेंड ना हो। तो बेसिकली ये है यहाँ पे। India needs to emphasize on its neighborhood policy by utilizing both hard power resources and also the use of soft power strategies. Okay? हार्ड पावर अपनी शक्ति भी दिखानी है, अपनी फिजिकल शक्ति, और सॉफ्ट पावर जैसे कि हमारा कल्चर, हमारा जो भी है। ओके, कल्चर एक्सचेंज हो सकता है ऐसे। सॉफ्ट पावर को ऑपरेशनलाइज कैसे कर सकते हैं? Soft power can be operationalized by portraying India's democratic values and ideas and also improving civilizational ties with the regional states. अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को शेयर करके और आइडियाज़ को शेयर करके और सिविलाइजेशन को इम्प्रूव करके और उसके जो भी हमारे रीजनल स्टेट्स हैं उनके साथ टाइज इम्प्रूव करके। ओके, तो जैसे कि टूरिज़्म हो गया, हमारा कल्चर शेयर करना हो गया, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं, हमारे आइडियाज़ जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे शेयर करके, तो कॉमन प्लेटफॉर्म हमारा जो भी है, कॉमन ग्राउंड ढूंढ के, तो वो सॉफ्ट पावर हो गया। ओके, तो दैट्स इट। होपफुली आपको ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट हम कोई और टॉपिक से शुरू करेंगे नेक्स्ट। होपफुली आपको ये वीडियो, ये प्रेजेंटेशन पसंद आया हो। दैट्स इट, थैंक यू। तो हर बार की तरह आपके लिए रिमाइंडर, God changes caterpillars into butterflies, sand into pearls, and coal into diamonds using time and pressure. He is working on you too. So don't give up on yourself. Don't give up on your dreams. Don't lose hope. Don't lose faith in yourself and in the superpower, supernatural power, God you believe in. Okay? That's it. Thank you. Thank you, my precious one. Stay healthy, stay happy. Thank you.